हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्यन। आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो बुक का द रेड ट्रैप चैप्टर और हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हमें ऑथर के बारे में दिया गया है। ये ऑथर है सेल्मा लेगरलॉफ। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये 1858 से 1940 तक थी और ये एक स्वीडिश राइटर थी। Selma Lagerlöf was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. सलमा एक स्वीडिश राइटर थी जिनकी स्टोरीज जो थी बहुत ही सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई थी। A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. तो उनकी जो स्टोरीज थी उनमें एक ही सिमिलर थीम फॉलो होता था और वो थीम होती थी कि जो एक इंसान में अच्छाई है वो हम प्यार और समझ के माध्यम से उसमें जगा सकते हैं। दिस स्टोरी इज सेट अमिड्स द माइंड्स ऑफ स्वीडन। ये स्टोरी जो है वो स्वीडन की खान माइंस में सेट की गई है। रिच इन आयरन ओर, जो कि जो माइंस है वो आयरन ओर में काफ़ी रिच है। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री, जो उस कंट्री के हिस्ट्री और लीजेंड्स को शो करती है। दिस स्टोरी इज टोल्ड समवट इन मैनर ऑफ अ फेरी टेल, और इस स्टोरी को परियों की कहानी के मैनर में बताया गया है। तो अब हम चैप्टर पे बढ़ते हैं और वंस अपॉन अ टाइम, इस कहानी की भी स्टोरी ऐसे ही शुरू होती है जैसे एक टिपिकल इंग्लिश स्टोरी स्टार्ट होती है वंस अपॉन अ टाइम करके। तो इसकी भी स्टोरी रेड ट्रैप चैप्टर की वंस अपॉन अ टाइम से स्टार्ट होती है। तो ये लाइन दी गई है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड टैप्स ऑफ वायर। तो एक समय की बात है, एक आदमी था जो अपने छोटे छोटे रेड ट्रैप्स जो तार के बने हुए होते थे उसे बेचने जाता था। रेड ट्रैप्स होते हैं चूहेदान, चूहे को पकड़ने वाले जो ट्रैप्स होते हैं ना, रैट रैट और ट्रैप्स, रैट को पकड़ने वाले ट्रैप्स, और वो तारों के ही बने हुए होते हैं। तो वो आदमी वो रेड ट्रैप्स जो वायर्स के बने हुए थे उन्हें बेचने जाता था। ही मेड दैम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स। ऑड का मतलब होता है फ्री टाइम में, और जो वो रेड ट्रैप्स थे उस आदमी ने ऑड मूवमेंट्स यानी अपने फ्री टाइम में बनाए हुए थे। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। और जो रेड ट्रैप्स को बनाने का मटेरियल था, जो वायर्स और जो भी चीज़ें लगती थी उसमें, तो उस आदमी ने वो चीज़ें जो थी स्टोर से भीख मांग के या फिर बड़े बड़े फार्म से भीख मांग के वो चीज़ें इकट्ठी करके उसने रेड ट्रैप्स बनाए थे। But even so, the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. लेकिन जो उसका बिजनेस था ना रेड ट्रैप्स को बेचने का, वो काफ़ी कुछ उसे प्रॉफिट नहीं देता था। तो उसे जो है ना बैगिंग भीख मांगने पर और छोटी मोटी चोरियों पे भी डिपेंड होना पड़ता था ताकि वो अपने आप को जिंदा रख सके। रिसोर्ट का मतलब होता है डिपेंड अपॉन, और पिटी का मतलब होता है स्मॉल। तो छोटी मोटी, और थीवरी का मतलब आपको पता ही है कि वो चोरियाँ। तो छोटी मोटी थीवरी पे उसे डिपेंड होना पड़ता था, और बैगिंग पे। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, हिज चीक्स वर sunken एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज। देखो, अब वो जो आदमी था वो कुछ खास कमाता नहीं था, मतलब वो गरीब ही था। तो उसके पास कोई पहनने के कपड़े भी नहीं थे। वो उसके क्लोथ्स जो थे ना वो बहुत फटे पुराने टाइप थे, और उसके जो गाल थे वो अंदर की तरफ धसे हुए थे। जैसे अ, गरीब लोगों के होते हैं ना, पतले होते हैं और अंदर की तरफ गाल धसे हुए होते हैं। और जो उसकी आंखों में है ना, कोई भी आसानी से भूख देख सकता था कि यह इंसान भूखा है। ग्लीम्ड का मतलब है कि शो शो हो रही है उसकी आंखों में ये चीज़ें। और संकन का मतलब है इनवर्ड्स की तरफ कर्व थे। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वैगाबॉन्ड। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि कितनी सैड और डल लाइफ अपीयर हो सकती है उस वैगाबॉन्ड पे। अब मैंने यहाँ पे दो शब्द बोले हैं, मोनोटोनस एंड वैगाबॉन्ड। तो इनके क्या मीनिंग होते हैं? मोनोटोनस का मतलब है कि कितनी डल उसकी लाइफ थी, मोनोटोनस लाइफ मतलब डल लाइफ। और वेगाबॉन्ड का मतलब है आवारा। अब आवारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं आवारा को ट्रैम्प। हु प्लोड्स अलोंग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस।
जो चलता रहता है रोड पे और अपने ही ख्यालों में खोए हुए। बट one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. लेकिन एक दिन वो जो आदमी था वो अपने ख्यालों में खो गया और और जो उसके ख्याल थे, जो उसकी लाइन ऑफ थॉट थी, उसे बहुत ही एंटरटेनिंग लगी. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. वो जो आदमी था वो अपने रेट ट्रैप्स के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन तभी एक आइडिया उसके दिमाग में स्ट्रक होता है, आइडिया क्लिक होता है कि जो होल वर्ल्ड है उसके आसपास, होल वर्ल्ड जो है लैंड्स की और सीज के साथ, सिटीज़ और विलेजेस के साथ, वो और कुछ नहीं लेकिन एक बड़ा रेट ट्रैप है. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. ये वर्ड जो है वो और किसी लिए नहीं बल्कि इसीलिए इस पर्पस के लिए ही एग्जिस्ट होता है ताकि वे लोगों के लिए बेट्स को सेट कर सके. अब बेट्स का मतलब होता है चारा, कि मतलब वो जो है वो लालच दे सके उस पीपल को, वर्ल्ड जो है लालच दे सके लोगों को और उसमें फंसा सके लोगों को. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. अब जैसे हम कोई रेड ट्रैप लगाते हैं तो जैसे कोई घर में चूहेदान लगाते हैं तो उसमें चीज़ या फिर पोर्क या फिर रोटी लगाते हैं ना, तो इसी ताकि वो चूहा फंस जाए. ऐसे ही जो वर्ल्ड है उसमें रिचेस और जॉयस, मतलब अमीरी और खुशियाँ, शेल्टर और फूड, हीट और क्लॉथिंग जो है वो लगाए जाते हैं एज अ बेट. और उसमें ही फंस के लोग जो है उसके ट्रैप में आ जाते हैं. तो इन यहाँ पे रिचेस और जॉयस को बेट्स की तरह डिफाइन किया गया है. अ, जैसे कि चीज़ और पोर्क को बेट्स कहा गया है. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him and then everything came to an end. और जैसे ही कोई भी इस जो बेट को, अब इंसानों की बात हो रही है, जैसे ही कोई भी इन बेट के लिए बेट को पकड़ने के लिए जाता है तो वहाँ पे वो उस वर्ल्ड में बंद हो जाता है और फिर सब चीज़ जो है वो एंड में आ जाती है, मतलब सब चीज़ ख़त्म हो जाती है. और टेम्प्टेड का मतलब होता है ल्यूर्ड, मतलब लालच से जो ग्रस्त होता है. द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम. अब जो सारा संसार था वो ऑफ कोर्स वो एक गरीब आदमी है, वो चोरी करता है, तो जो वर्ल्ड है वो उस पे कभी दयालु मतलब ज़्यादा काइंड नहीं था. सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे. तो इसकी जो थी, मतलब जो वर्ल्ड था उसके बारे में जो उसकी इल थिंकिंग थी वो बहुत ही सामान्य थी, वो नॉर्मल थी. मतलब वो वर्ल्ड उसके लिए काइंड नहीं था तो वो भी वर्ल्ड के लिए इल ही थिंक करता था. इट बिकेम ए चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait. तो आई विल सजेस्ट यू कि आप अपनी बुक्स ओपन करके जो मैं वर्ड्स बता रही हूँ वो आप लिखते जाए ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो जब आप ये चैप्टर पढ़ने बैठे अपने एग्ज़ाम्स में. चेरिश्ड का मतलब होता है गहरा. तो जो इट बिकेम ए चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज, मतलब ये जो सोचना, जो लाइन ऑफ थॉट्स में वो घिरा हुआ था, संसार के बारे में वो इल सोच रहा था, तो ये जो था उसके लिए एक अच्छा पास टाइम बन चुका था. मतलब वो टाइम पास उसके लिए अच्छा ज़रिया बन चुका था टाइम पास करने का. ड्यूरिंग मैनी ड्रियरी प्लॉडिंग्स. और ड्रियरी का मतलब होता है चीयरलेस. मतलब जब वो उदास से चलता था ना, उदास भरी अपने कदमों से उदास भरी सोच से वो चलता था. और तो ये वर्ल्ड के बारे में इल सोचना उसका जो था गहरा पास टाइम बन चुका था. टू थिंक ऑफ पीपल ही नो हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट. और वो सोचता था अपने जिसको भी जानता था उनके बारे में, ये सोचता था कि वो इस डेंजरस ट्रैप में जो है वो फंस रहे हैं और जो उस बेट के अराउंड
सर्कल लगा रहा है उनके बारे में वो सोचता था, ऐसा बुरा-बुरा। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. अब एक शाम को जब वो रोड पे जा रहा था, तो उसकी नज़र एक ग्रे कलर की कॉटेज पे पड़ती है जो कि रोड के साइड में थी, रोड के किनारे में ही थी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। और उसने दरवाजे पे नॉक किया पूछने के लिए कि क्या उसे शेल्टर मिल सकता है एक रात के लिए। नोर वाज ही रिफ्यूज्ड, मतलब उसे मना भी नहीं की गई। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरीली met him, the owner, who was an old man without wife or child. इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस, मतलब सोर का मतलब होता है दुखी, मतलब जो भी उसे अपने जीवन में दुखी फेसेस मिलते थे उनकी जगह पर उसे जो है वो ओनर मिला। और वो ओनर जो था एक बूढ़ा आदमी था जिसकी पत्नी और बच्चे नहीं थे। और वो जो ओनर था वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। जो वो ओल्ड मैन था वो खुश था कि चलो मुझे अपनी लोनलीनेस को कम करने के लिए कोई तो बात करने के लिए मिला। इमिडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर। इमिडिएटली जो है उस ओल्ड मैन ने जो पॉरेज पॉट था वो आग पे रख दिया और उसे डिनर दिया। सपर का मतलब होता है डिनर और पॉरेज का मतलब होता है दलिया। और ट्रजिंग का मतलब होता है वॉकिंग। सौर का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, अनप्लीजेंट या फिर दुखदाई। Then, then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. उसे डिनर देने के बाद उस बूढ़े आदमी ने एक बड़ा स्लाइस अपने टबैको रोल से कट करा। और वो जो स्लाइस था वो इतना था कि वो सफिशेंट था स्ट्रेंजर्स की पाइप के लिए भी। स्ट्रेंजर यहाँ पे कौन है? वो जो रेड ट्रैप बेचने वाला सेलर है वो यहाँ पे स्ट्रेंजर है। तो वो जो और बूढ़े आदमी ने अपने लिए भी, मतलब जो उसने वो अपना टबैको रोल में से जो एक बड़ा स्लाइस काटा वो रेड ट्रैप सेलर के लिए और उस बूढ़े आदमी के लिए सफिशिएंट था। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मजोलेस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। फाइनली, और इसके टबैको वगैरह के बाद फाइनली वो बूढ़ा आदमी था वो कार्ड्स का एक ओल्ड पैक लेके आया और स्ट्रेंजर्स, मतलब रेड ट्रैप सेलर और बूढ़ा आदमी जो थे वहाँ पे मजोलीज एक गेम होता है वो खेलने लगे। जब तक वो सोने नहीं गई तब तक वो गेम खेलने लगे। अब यहाँ पे एक वर्ड रहता है कार्ड ऑफ। कार्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? कट करना। अपने टबैको रोल से उसने वो स्लाइस कट किया था, यहाँ पे कट की जगह कार्ड ऑफ लिखा हुआ है। तो होता ही है पीस, स्लाइस को आई थिंक कोई बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. जो ओल्ड मैन था ना वो इतना काइंड था, मतलब जैसे उसने अपने दलिया और टबैको को शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं दिखाई, वो उसने बेझिझक उसके साथ रेड ट्रैप सेलर के साथ शेयर कर दिया। तो ऐसे ही वो अपने सीक्रेट्स के साथ भी शेयर करने में जनरस था, मतलब वो अपने सीक्रेट्स भी उस रेड ट्रैप सेलर के साथ शेयर करने में काइंड था। The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsjo Iron Works and had worked on the land. तो यहाँ पे गेस्ट, गेस्ट आपको पता है रेड ट्रैप सेलर है, और होस्ट, दो वर्ड्स दिए हुए हैं गेस्ट और होस्ट। गेस्ट जो है रेड ट्रैप सेलर है और होस्ट जो है वो बूढ़ा आदमी है। होस्ट जो होता है वो होता है जो पार्टी दे रहा हो। तो यहाँ पे या फिर कुछ खाने को दे रहा हो, तो यहाँ पे खाना कौन दे रहा है? वो ओल्ड मैन दे रहा है, तो इसलिए उसे होस्ट कहा गया है। तो वो जो ओल्ड मैन है वो बता रहा है कि जब वो रिच था उसकी प्रोस्पेरिटी के दिनों में, वो जो था रैम्स जो आयरन वर्क्स में एक क्राफ्टर था और उसने जो थे लैंड पे काम किया हुआ है। क्राफ्टर का मतलब होता है वो आदमी जो एक छोटे स्मॉल फार्म पे काम करता हो। नाउ दैट ही वॉज no longer able to do labor, it was his cow which supported him. अब जब वह वो बूढ़ा हो चुका है और वो लेबर करने के लिए जो है एबल नहीं है, तो अब जो है उसकी काव जो है वो उसे सपोर्ट करती है फाइनेंशियली।
यस दैट बॉसी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब बॉसी का मतलब होता है कि जो ऑर्डर्स देता हो, मतलब जो आज्ञा देता हो। तो यहाँ पे वो उसे ओल्ड मैन जो है, बॉसी जो है, वो काऊ के लिए रेफर कर रहा है कि हाँ, जो ये मेरी गाय है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। शी कुड गिव मिल्क फ्रॉम द फॉर द क्रीमरी एवरी डे एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट। क्रीमरी जो है एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे बटर और चीज़ बनती है। अब ये जो है, इसकी जगह ये डेयरी भी लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने हार्ड वर्ड चूज़ करना है ना, आप 12th में हो इसलिए। तो इसने ये है कि जो ये काऊ है वो डेयरी के लिए दूध भी दे सकती है। और मतलब और लास्ट मंथ उसने उस दूध से या फिर बटर सॉरी उस दूध से और उस गाय के ज़रिए उसने 30 kroner पेमेंट जो है उसे मिली है। The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out three wrinkled 10 kroner bills. इनक्रेडुलस का मतलब होता है अनबिलीविंग। अब जो था स्ट्रेंजर, उसे उस बूढ़े आदमी के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। तो ओल्ड मैन ने अपने आप को प्रूव करने के लिए वो ओल्ड मैन जो है वो उठता है और विंडो के पास जाता है। और विंडो के पास से सॉरी जो विंडो का फ्रेम है ओल्ड मैन के घर की, वहाँ पे एक नेल थी और उस नेल पे, नेल मतलब एक कील थी, और उस कील पे एक लेदर का पाउच टंगा हुआ था। और उस लेदर के पाउच के अंदर 30 kroners थे, यानी 3 wrinkled 10 kroner बिल्स थे। और वो बूढ़ा आदमी उसे लेके आता है। दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, नोडिंग नोइंगली, एंड देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच। और ये जो 30 kroner है, ये उस गेस्ट की आंखों के सामने उसे दिखाता है, उसकी आंखों के सामने रखता है, और फिर उसके बाद उसे पाउच में डाल देता है। 30 kroners को पाउच में डाल देता है। और जब वो उसे वो 30 kroners दिखाता है ना, तब वो अपना सिर हिलाते हुए उसे बताता है। फिर उसे वो उसमें डाल देता है थैले में। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। अगले ही दिन दोनों मैन जो है वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। गुड सीजन का मतलब होता है इन द अर्ली मॉर्निंग। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. अब जो वो बूढ़ा आदमी था वो तो जल्दी उठ जाता है क्योंकि उसे अपने काऊ का मिल्क निकालना था। तो फिर जो स्ट्रेंजर यानी रेड ट्रैप सेलर है, वो भी सोचता है कि अब मुझे भी बेड में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो इस घर का जो मुख्य है वो उठ चुका है, तो मैं बेड में मुझे नहीं रहना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। दोनों, रेड ट्रैप सेलर और ओल्ड मैन जो है वो कॉटेज को उसी सेम टाइम पे लीव कर देते हैं। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। और ओल्ड मैन जो है वो घर का दरवाज़ा बंद करके अपनी जेब में चाबी डाल लेता है। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। रेड ट्रैप्स के साथ जो मैन था वो ओल्ड मैन को गुड बाय कहता है और थैंक यू कहता है, और उसके बाद दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। लेकिन आधे घंटे के बाद रेड ट्रैप स्ट्रेंजर जो था वो उस ओल्ड मैन के घर के दरवाजे के बाहर खड़ा है। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर, पर उसने जो है उस घर के अंदर जाने की कोशिश नहीं की। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, स्मैश्ड अ पेन, स्टक इन हिज हेड, एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 kroner। अब विंडो पेन, पहले आपको मुझे पेन बताना पड़ेगा। विंडो जो थी उस ओल्ड मैन के घर की, उसके उसके विंडो में जो था शीशा लगा हुआ था। अब तो वो पेन हम शीशे को कहते हैं। तो जो जो स्ट्रेंजर था वो विंडो पे चढ़ता है और उस विंडो का शीशा तोड़ के अपना हाथ अंदर घुसाता है, और जो उसकी नेल पे यानी जो कील पे जो पाउच टंगा हुआ था 30 kroner का, वो ले लेता है। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इनटू हिज ओन पॉकेट। वो मनी लेके अपने पॉकेट में उस मनी को घुसाता है। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेट्स एंड वेंट अवे। फिर वो जो लेदर पाउच था, वो लेदर पाउच नहीं लेता पूरा, वो सिर्फ मनी लेता है
फिर जो लेदर पाउच को वो वहाँ पे बहुत ही केयरफुली उस कील पे टांग देता है और वहाँ से चला जाता है। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. और जब वो मनी लेके चल रहा होता है तो उसे अपनी स्मार्टनेस के ऊपर काफ़ी गर्व महसूस होता है। He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. वो रियलाइज़ करता है कि उसे जो है इन पैसों के साथ पब्लिक हाईवे पर नहीं चलना चाहिए और उसे जो है रोड की जगह जंगलों में जाना चाहिए। वुड्स का मतलब होता है जंगल। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी। शुरुआती कुछ घंटों में तो उसे अपने फैसले से कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई जंगल में सफ़र करते हुए। बट लेटर इन दैट डे इट बिकम वर्स। लेकिन जब दिन जो है वो ढलने लगा उसके लिए ये सिचुएशन काफ़ी वर्स हो गई, काफ़ी बुरी महसूस हुई उसे। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू। क्योंकि जो वो फॉरेस्ट था वो बहुत बड़ा और कंफ्यूज करने वाला था जिसमें वो घुस चुका था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। उसने कोशिश तो की कि वो एक ही डायरेक्शन में चलता रहे, बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली। लेकिन जो जंगल के रास्ते थे वो उसे आगे पीछे कर देते थे। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही ओनली हैड बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। वो चलता रहा लेकिन वो फॉरेस्ट के एंड पे नहीं आया और फाइनली उसे रियलाइज्ड हुआ कि वो जो है वो फॉरेस्ट के एक ही सेम पार्ट में घूमता रहा है, मतलब घूम रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप। और फिर उसे अपने थॉट्स याद आने लगे वर्ल्ड और रेड ट्रैप के बारे में। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम। अब उसकी बारी आ चुकी थी। He had let himself be fooled by a bait and had been caught up. उसने ही अपने आप को बेट से फूल होने दिया और वो पकड़ा गया। बेट जो था उसके लिए क्या था, वो 30 क्रोनर्स थे और वो उसके वर्ल्ड के जाल में वो फंस गया। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक एंड ब्रांचेस, इट्स thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्ड्स आए इन लाइंस में। ट्रंक्स एंड ब्रांचेस का मतलब होता है ट्रीज। ट्रंक्स का मतलब ट्रीज और ब्रांचेस का मतलब लीव्स। थिकेट्स का मतलब होता है पेड़ यानी कि वुड्स। और फॉलन लॉग्स का मतलब होता है जो वो लकड़ी के बड़े बड़े बिग पीसेस होते हैं वो गिरे हुए। इम्पेनेट्रेबल का मतलब होता है विच कैनॉट बी पास थ्रू, जिससे कभी पास नहीं हुआ जा सके। तो प्लीज़ इन वर्ड्स को अपने बुक में अंडरलाइन करके इनके ऊपर इनके मीनिंग लिख लीजिएगा ताकि आपको ये इजी रहे याद रखने में और एग्ज़ाम्स के टाइम पे आपको ये काम आ जाए, बार बार उसे सर्च ना करना पड़े गूगल पे। तो पूरा जो जंगल था अपने ट्रीज़ और लीव्स के साथ, अपने गिरे हुए पेड़ों के साथ उसके ऊपर ऐसा गिरा कि उसके लिए वो जो फॉरेस्ट था वो एक कभी पास न करने वाला प्रिजन बन गया जिससे वो कभी भाग नहीं सकता था। इट वॉज लेट इन दिसंबर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। जो वो टाइम था वो दिसंबर की लेट का था। डार्कनेस जो था वो ऑलरेडी फॉरेस्ट में आ रही थी, उतर रही थी। दिस increased द डेंजर एंड increased also his gloom and despair. इससे जो था खतरा भी बहुत बढ़ रहा था और उसकी सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट भी बढ़ रही थी। फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही sank डाउन ऑन द ग्राउंड tired टू डेथ थिंकिंग दैट his लास्ट मोमेंट had come. अब वो थक हार के वो उसे कोई रास्ता नहीं दिखा तो वो ज़मीन पर बैठ जाता है, डर से डेथ से डरता हुआ। और वो सोचता है कि उसका जो आखिरी मोमेंट है वो आ चुका है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हियर्ड अ साउंड,
a hard regular thumping. पर जैसे ही वो अपना सिर ज़मीन पर रखता है, उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। एक हार्ड रेगुलर थंपिंग मतलब एक ऐसी आवाज़ लगती है उसे कि कोई बार-बार किसी चीज़ पर कंटीन्यूअसली थंप कर रहा हो, मतलब कोई लगातार किसी कठोर चीज़ को पीट रहा हो। और उस बात पे वो सीरियस था, मतलब उसे उस बात पे की आवाज़ आ रही है, उस पे कोई शक नहीं था। देयर वॉज नो डाउट एज टू what दैट वॉज। ही रेज्ड हिमसेल्फ, दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मील, ही थॉट। जब वो उठता है तो उसे लगता है कि ये जो है हैमर की आवाज़ है जो आयरन मील से आ रही है। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय। वो सोचता है कि यहाँ पे ज़रूर आसपास कोई लोग हैं। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। वो अपने आप को उठाता है, अपनी सारी शक्ति लगा के वो उठता है और उस जो साउंड की डायरेक्शन है उसकी तरफ वो जाता है। अब हार्ड वर्ड्स के मीनिंग, डिसेंडिंग का मतलब होता है कि कमिंग डाउन, और ग्लूम का मतलब होता है सैडनेस, डिस्पेयर का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट, रेगुलर थंपिंग का मतलब है कोई लगातार पीट रहा हो उस चीज़ को, यानी कि कांस्टेंट बीटिंग। रेज्ड का मतलब होता है लिफ्टेड, स्ट्रोक्स का मतलब होता है चोटें, समंड का मतलब होता है कॉल्ड, इकट्ठा करना। The Ramshaw ironworks, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. अब इस बात को ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि जो राम्सजो आयरन वर्क था वो बंद हो चुका था, और वो एक बड़ा कारखाना था जिसमें पिघलने वाली चीज़ें जैसे कि रोलिंग मिल्स और भट्टी थी। In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal, which led to a large inland lake, and in winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which shifted down from the big charcoal crates. अब वहाँ पे गर्मी के दिनों में पूरी भरी बार्ज और स्कॉट नाव नहर में उतर जाती थी जो एक बड़ी बंधी हुई झील में जाती थी, और सर्दी के दिनों में मील के पास की सड़कें कोयले में काली रहती थी जो चारकोल की बड़ी बड़ी क्रेटों से झड़ता रहता था। अब आप सोच रहे होंगे कि बार्ज क्या होती है। तो बार्ज जो है एक बड़ी फ्लैट बोट होती है जो रिवर्स और कैनल्स पे यूज़ की जाती है, और स्कोस भी एक बोट का ही काइंड है। और फोर्ज का मतलब होता है भट्टी यानी कि फर्नेस। रोलिंग मिल का मतलब है ए मिल वेयर मेटल इज पास्ड थ्रू रोल्स टू गिव इट अ सर्टेन थिकनेस, मतलब एक ऐसा कारखाना जहाँ पे मेटल को रोल्स के बीच से गुजारा जाता है ताकि उसे कुछ मोटाई मिल सके। स्मेल्टर का मतलब है ए थिंग दैट स्मेल्ट, यानी कि भट्टी जो चीज़ों को पिघलाती है। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. अब क्रिसमस के पहले की एक लंबी शाम में एक जो जो मास्टर स्मिथ है, यानी कि जो बड़ा लुहार है, और उसके जो काम करने वाले जो उसके पार्टनर सॉरी जो उसके साथ में काम करने वाले लोग हैं, उसके हेल्पर्स हैं, वो जो है अंधेरे में भट्टी फर्नेस के पास बैठे थे और वो वेट कर रहे थे कि पिग आयरन यानी कि कच्चा लोहा जो भट्टी पर चढ़ा हुआ था वो इस लायक हो जाए कि उस पे जो है हम उस लोहे को वो एनविल पे पुट कर सके। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टेयर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार, returning in a few moments, dripping with perspiration, though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. अब रेगुलर इंटरवल्स में थोड़ी थोड़ी देर में उनमें से एक ना
एक-एक उठता था और एक लोहे की लंबी सी छड़ी से वो जो लोहा जो चमक रहा है उसे चलाता था और पसीने से तर होकर कुछ टाइम में वो वापस आ जाते थे। और जो उन्होंने अब उनका बताया गया है अकॉर्डिंग टू कस्टम यानी रीति रिवाज के अकॉर्डिंग उन्होंने और कुछ नहीं लेकिन एक लॉन्ग शर्ट और एक वुडन शूज के पेयर पहने हुए थे। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, यानी जो फोर्ज थी जो भट्टी थी उसमें एक ही टाइम पे बहुत सारी साउंड सुनाई दे सकती थी। द बिग bellows groaned and the burning coal cracked। अब बेलो जो होता है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या फिर एपरेटस होता है जो एयर को ब्लो करता है फायर में, मतलब एपरेटस फॉर ब्लोइंग एयर इनटू फायर। अब वहाँ पे जो है अ, अब इनकी बेलोज की आवाज़ आती थी और कोयले के चटकने की आवाज़ आती थी, क्रैक होने की आवाज़ आती थी कोयले की। द फायर बॉय shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter। जो आग में काम करने वाला जो लड़का था वो वो फावड़े से कोयले को उठा के भट्टी के मुंह में कोयलों को डालता था और बहुत ही तेज वहां पे आवाज आती थी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड a sharp north wind whipped the rain against the brick tiled roof। अब यहाँ पर फर्नेस के बाहर की बात की गई है कि वहाँ पे क्या होता था। फर्नेस के बाहर जो थी, सॉरी मिल के बाहर जो थी, एक वाटरफॉल बहता था तो बाहर झरने की आवाज़ आती थी और जो नॉर्थ की हवाएं थी वो वहाँ की ईंटों की बनी छत पर वो वो विप करती थी। विप का मतलब होता है कोड़े मारती थी, मतलब जो बहुत तेज वहाँ पे हवा जो थी वो उस दीवार से, सॉरी उस छत से टकराती थी, ईंटों की छत से वो टकराती थी। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the fold। अब इतनी सारी वहाँ पे नॉइस थी तो जो ब्लैकस्मिथ था उसने इसीलिए शायद जो था उस रेड ट्रैप सेलर को वहाँ पे नोटिस नहीं किया था कि कोई एक आदमी वहाँ पे आ चुका है गेट खोल के और भट्टी के अंदर घुस चुका है। until he stood close up to the furnace। अब उस ब्लैकस्मिथ को रियलाइज ही नहीं हुआ कि कोई घुस गया है भट्टी के अंदर। और उसे ये बात कब रियलाइज़ हुई? उसे ये बात जब रियलाइज़ हुई कि जब वो रेड ट्रैप सेलर फर्नेस के पास ही खड़ा था। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes, and to come in to warm themselves in front of the fire। श्योरली अब जो पुअर वॉन्डरर्स होते हैं उनके लिए अट्रैक्ट होना एक आम बात थी उस भट्टी के ग्लो से, और जो उस लाइट के ग्लो से जो सूटी पेंस होता है जो स्मोक से जो कवर्ड हुई हुई जो वो कांच थे उनमें से ग्लो निकल रहा था लाइट का। तो उन उसको देख के उस लाइट जो खिड़की से ग्लो निकल रहा था लाइट का, उसे देख के पुअर वैगाबॉन्ड्स जो थे वो अट्रैक्ट होना उनके लिए कोई नॉर्मल बात ही थी, ताकि उन्हें शेल्टर मिल सकता है इस जगह पे और भट्टी के सामने वो गर्म भी हो सकते हैं इस ऐसी दिसंबर की ठंड में। तो उनके लिए एक पुअर वैगाबॉन्ड्स के लिए ये एक अट्रैक्शन की बात थी। द ब्लैकस्मिथ glanced only casually and indifferently at the intruder। जो ब्लैकस्मिथ था उसने कैजुअल ही नॉर्मली ही और बिना किसी इंटरेस्ट के साथ ही उस घुसपैठिए को देखा था। ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड। और जो रेड ट्रैप सेलर था वो उसी टाइप का दिखता था कि जिस टाइप के वो आदमी दिखते हैं। उसकी रेड ट्रैप सेलर की एक लंबी दाढ़ी थी, डर्टी था वो, और रैग्ड रैग तरीके के उसने कपड़े पहने हुए थे एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। और रेड ट्रैप्स के काफ़ी बंच थे जो उसकी चेस्ट पे टंगे हुए थे। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ नॉडेड अ हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। अब जो रेड ट्रैप सेलर जो था उसने यहाँ पे मिल में रुकने की
आयरन वर्क्स में रुकने की परमिशन मांगी और मास्टर ब्लैकस्मिथ ने और कुछ ना करते हुए ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ नहीं उसने रूडली जो है उसे कंसेंट दे दी और सिर हिलाते हुए उसे हाँ कंसेंट दे दी। विदाउट ऑनरिंग हिम, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करी उसने रेड ट्रैप सेलर की और बिना कुछ सिंगल वर्ड बोले। In those days, the Ramsjo iron mill was owned by a very prominent iron master. और उन दिनों में जो रैम्सजो आयरन मिल थी वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट आयरन मास्टर के द्वारा ओन की जाती थी। प्रोमिनेंट मतलब जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। Whose greatest ambition was to ship out good iron to the market। और उस ऑनर का जो एम्बिशन था वो यही था कि वो जो है मार्केट में काफ़ी अच्छा आयरन दे। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible। वो नाइट और डे में ही वो नाइट और डे में वर्क को देखता था कि वर्क कितना हुआ है और कैसा हुआ है। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फोर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। और इसी मौके पर वो जो था भट्टी में फोर्ज में मिल में आ रहा था अपने इंस्पेक्शन के नाइटली राउंड्स करने। तो स्टूडेंट्स इस रेड ट्रैप चैप्टर को अभी हम इतना ही रखते हैं। आगे का हम कवर पार्ट 2 में करेंगे जो ही जल्दी चैनल पे अपलोड हो जाएगा। और इसके अलावा वर्ड मीनिंग्स की वीडियो भी चैनल पे अपलोड होगी ताकि आप हार्ड वर्ड्स को इजी इंग्लिश में या फिर हिंदी में समझ सके। और आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू। तो मिलते हैं इस चैप्टर के पार्ट 2 में।